हर वो काम इम्पायर ने किया है जिसको ये सरकार पसंद नहीं करेगी। 20 साल में सेकुलर नहीं हो पाए तो 2 साल में कम्युनल कैसे हो जाऊंगा। इम्पायर का क्रिएशन कोई वेल थॉट आउट स्ट्रैटेजी से नहीं था, बल्कि एज ए इमरजेंसी क्राइसिस के टाइम की क्रिएशन था। मुझे लगता है सर सैयद अहमद खान साहब ने शुरू किया था। 99% मुसलमान उनके खून के प्यासे थे, उनको कौम का गद्दार, अंग्रेज़ों का दलाल, 1000 नाम दिए गए थे। जब 140 साल पहले सर सैयद अहमद खान को 99% मुसलमान मिल के नहीं रोक पाए तो हमारे खिलाफ तो शायद 9% भी नहीं होंगे। पहले जब मुस्लिम तंजीमें बनती थी तो लोग उसमें अपनी पोजीशन के लिए या अपने को वहाँ से जंप लेने के लिए, एलिवेट करने के लिए जुड़ते थे। झूठ से दूर, खबरों से भरपूर। इंडियन मुस्लिम्स फॉर प्रोग्रेस एंड रिफॉर्म्स ने अपने 1 साल मुकम्मल कर लिए हैं। ये 1 साल का जश्न इम्पायर मना रहा है। इस पूरे जश्न में क्या नशीबो फराद है 1 साल के सफ़र में, क्या उतार चढ़ाव आए, क्या कमी बेशी रही, इन सब मुद्दों पर बात करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं इम्पायर के राष्ट्रीय अध्यक्ष, फाउंडर प्रेसिडेंट डॉक्टर एम जे खान साहब। खान साहब, वतन समाचार में आपका स्वागत है। शुक्रिया, थैंक यू। खान साहब, 1 साल का सफ़र तो आपने मुकम्मल कर लिया, लेकिन शुरुआती दिनों में आप पे इस बात का टैग लगा कि आप बीजेपी के इशारे पे काम कर रहे हैं। पूरे शायद 10,000 लोगों का ग्रुप होगा। मैं नहीं समझता हूँ उसमें एक भी मेंबर कोई बीजेपी या इस तरीके की पार्टी से होगा, इंक्लूडिंग मैं 2 साल 2013 से 2015 पार्टी में था और वो हमने हर जगह बायोडेटा से लेके वेबसाइट में डाला भी। अब सवाल उठता है कि मैं 11 साल कांग्रेस में था, 7 साल बीएसपी में था, 2 साल और सेकुलर पार्टी में, तो अगर मैं 20 साल में सेकुलर नहीं हो पाए तो 2 साल में कम्युनल कैसे हो जाऊंगा। एक बात। दूसरी, इम्पायर के बारे में भी ऐसा इल्ज़ाम लगता है कि इम्पायर का क्रिएशन एक इमरजेंसी रिस्पांस था कोरोना जिहाद को लेकर। तो अगर कोरोना ना होता, कोरोना जिहाद नहीं होता और दोनों ना होते तो इम्पायर नहीं बनता। और तीसरा कि इम्पायर की शुरुआत हमने अकेले नहीं किया था, कि उसमें कमाल फारूकी साहब भी शुरुआती दिनों में थे, एस वाई कुरैशी साहब भी थे, अतिका फारूकी भी थी, तमाम ऐसे लोग जो अलग अलग सूबे में अपनी महारत हासिल रखते हैं या प्रोमिनेंट नेम्स हैं, वो सब लोग उसका हिस्सा थे। तो धीरे धीरे करके 50-100 लोग होते होते एक्शन शुरू कर दिया था, क्योंकि जमात से जुड़ा मामला था। तो इम्पायर का क्रिएशन कोई वेल थॉट आउट स्ट्रैटेजी से नहीं था, बल्कि एज ए इमरजेंसी क्राइसिस के टाइम की क्रिएशन था। 1 साल में इम्पायर के हवाले से एक भी ऐसा काम हो जिसको ये कहा जा सकता हो कि सरकार को फेवर करने वाला काम है या सरकार के इशारे पे हो, हर वो काम इम्पायर ने किया है जिसको ये सरकार पसंद नहीं करेगी। क्योंकि अगर इम्पायर कम्युनिटी को पॉजिटिविटी की तरफ ले जाना चाहता है तो क्या बीजेपी का एजेंडा है कि मुसलमान पॉजिटिविटी की तरफ और प्रोग्रेस की तरफ जाएं, या इंटरफेथ डायलॉग प्रमोट कर रहे हैं तो क्या बीजेपी का इंटरेस्ट इसमें होगा कि दोनों कम्युनिटीज़ साथ साथ आएँ, या इम्पायर सैनिटेशन ड्राइव चला रहा है तो क्या बीजेपी चाहेगी कि सफाई सुथराई मुस्लिम मोहल्ले में हो, या हम यूथ और वुमेन लीडरशिप के प्रोग्राम चला रहे हैं तो क्या बीजेपी का एजेंडा होगा कि वुमेन यूथ लीडरशिप कम्युनिटी में डेवलप हो, या हम मदरसों के रिफॉर्म्स की तरफ जा रहे हैं कि भाई उनको सोशल सर्विस में जाना चाहिए, साइंस अंग्रेजी पढ़नी चाहिए, NIOS के साथ में एफिलिएट होना चाहिए, तो क्या ये बीजेपी का एजेंडा है। तो मैं 100 ऐसे प्रोग्राम जो इम्पायर ने 1 साल में किए हैं, एक भी ऐसा प्रोग्राम आप नहीं कह सकते हैं जो कम्युनिटी को एक अंधेरे से, डार्कनेस से एक उजाले की तरफ ले जाने वाला या रिफॉर्म्स या प्रोग्रेस से जुड़ा ना हो, बल्कि ऐसा हो जिसमें कोई पॉलिटिकल इंटरेस्ट शामिल हो। खान साहब, 1 साल के अंदर आपने क्या खोया क्या पाया? तो ठीक है, आरोप प्रत्यारोप, आरोप तो प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे भी लगे थे, सवाल आरोप का नहीं है, लेकिन डेवलपमेंट की ओर कहाँ आप गए, क्या आपने हासिल किया? देखिए, आरोपों का मैं आपको पहले इस हिस्से का जवाब दे दूं कि एक झूठ की उम्र होती है और मैं इस उम्र को 1 साल मानता था। पुराने वक्त में शायद 5 साल या 10 साल रही हो। मुझे लगता है सर सैयद अहमद खान साहब ने शुरू किया था। 99% मुसलमान उनके खून के प्यासे थे, उनको कौम का गद्दार, अंग्रेज़ों का दलाल, 1000 नाम दिए गए थे। उस वक्त चूँकि इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी नहीं थी, इसलिए उनको 10 साल लगे, या लोगों को 10 साल लगे समझने में कि सर सैयद अहमद खान गलत नहीं थे, बल्कि हम बेवकूफ़ थे या हम उन पर गलत इल्ज़ाम लगा रहे थे। आज इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का ज़माना, इसलिए मैं मान के चला तो 1 साल में ये झूठ की उम्र जो है पूरी हो जाएगी, बाय एंड लार्ज पूरी हो गई। लेकिन जो मोटिवेटेड क्लास है वो कंटिन्यू करेगा। तो ऐसे एलिमेंट्स, नेगेटिव, रिग्रेसिव, डिसरप्टिव एलिमेंट्स हमेशा रहें और हमेशा रहेंगे ही। अब आता है बात कि उनकी वजह से हमारा कोई मिशन या कोई काम डैमेज हो रहा है, ऐसा नहीं होगा। जब 140 साल पहले सर सैयद अहमद खान को 99% मुसलमान मिल के नहीं रोक पाए तो हमारे खिलाफ तो शायद 9% भी नहीं होंगे। तो इम्पायर ने 1 साल में फोकस्ड होके हर वो चीज़ प्लान किया जिससे कम्युनिटी की सिचुएशन में कुछ पॉजिटिव डिफरेंस हो सकता हो। और मुझे लगता है आज जब 1 साल पूरा हुआ, जूम कॉन्फ्रेंस में
करीब 200 लोग जुड़े थे और सब प्रोमिनेंट लोग जुड़े थे। तो सब ने इस बात को सराहा कि मुश्किल हालात में इम्पार ने फोकस्ड होके इतने इनोवेटिव तरीके के इतने काम किए हैं जो शायद एक साल में तस्वुर करना मुश्किल था। और ये सुरेश प्रभु साहब जो प्राइम मिनिस्टर के शेरपा हैं फॉर G7 एंड G20 कंट्रीज, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, साथ साथ मिनिस्ट्री के कैबिनेट मिनिस्टर हैं, उन्होंने भी 3 बार ये रिपीट किया कि अनइमेजिनेबल, अनबिलीवेबल, इनक्रेडिबल कि एक साल में इतना काम कैसे हो गया। और वो इसलिए हो गया कि इस बार हर एक आदमी वो जुड़ा है जो एकम्प्लिश खुद में था। पहले जब मुस्लिम तंजीमें बनती थी तो लोग उसमें अपनी पोजीशन के लिए या अपने को वहाँ से जंप लेने के लिए, एलिवेट करने के लिए जुड़ते थे। इसमें हर आदमी वो जुड़ा जो ये कहता था कि बताओ मैं क्या कर सकता हूँ। किसी ने ये नहीं कहा मुझे ये पोजीशन चाहिए या इसके प्लेटफॉर्म को इस्तेमाल करके उसको जंप लगाना था। आगे आने वाले दिनों में आपका क्या एजेंडा होगा अब एक साल के बाद, क्योंकि आज हमने एक साल के अंदर देखा है कि अब फिनेंशियल कैसे इम्पायर को इस्टेब्लिश किया जाए, फिनेंशियल माइक्रो फाइनेंस की तरफ आप लोग बढ़ना चाह रहे हैं। पूरी दुनिया में जो पुराने इकोनॉमिक मॉडल थे वो डिमोलिश हो रहे हैं, नई नई अपॉर्चुनिटी निकल के आ रही हैं। उसमें एक अपॉर्चुनिटी है माइक्रो एंटरप्राइजेस की, एक अपॉर्चुनिटी स्टार्टअप्स की, एक अपॉर्चुनिटी है कि गवर्नमेंट के जो फ्लैगशिप प्रोग्राम्स हैं उसमें कैसे हिस्सा लगे। तो इम्पायर का ब्रॉडली 3 लेवल पे काम फाइनलाइज एक साल के बाद जो रिव्यू कर रहे हैं और दोबारा नए तरीके से प्लान बना के आगे बढ़ने की तैयारी हो रही है। नंबर 1 है इंगेजमेंट का कि कैसे इसको एज ए अपेक्स मॉनिटरिंग सेंटर, एज ए अपेक्स रिसर्च सेंटर, कोऑर्डिनेशन सेंटर, एक इंगेजमेंट एंड कम्युनिकेशन एंड डायलॉग सेंटर, ताकि वो इंटरफेथ के भी प्रोग्राम कर सकते हैं और पॉजिटिविटी समाज में क्रिएट कर सकते हैं। एक मुस्लिम कम्युनिटी के बारे में जो इमेज और परसेप्शन पुअर रहा है, इसका एक सबसे बड़ा सवाल था है। तो मीडिया के कंटेंट्स भी मॉनिटर करना है, पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स को भी मॉनिटर करना है, पॉलिसी डिसीजंस को भी देखना है और सभी की स्टेक होल्डर्स के साथ इंगेज भी करना है ताकि एक पॉजिटिव डिफरेंस आ सके। सो एक ये अपेक्स लेवल का काम है। दूसरा काम है इसमें ग्राउंड लेवल पर, जिसमें आपको डिलीवर करना है प्रोग्राम्स एंड स्कीम्स कम्युनिटी के यूथ को, वुमेंस को, ताकि वो करियर अपना बना सके, वो फ़ायदा उठा सके, मार्केट अपॉर्चुनिटीज़ का फ़ायदा उठा सकें, गवर्नमेंट के प्रोग्राम्स एंड स्कीम्स का या स्किल्स का या माइक्रो एंटरप्राइजेस का। और माइक्रो एंटरप्राइजेस को बढ़ाने के लिए हम लोग इस पर गौर कर रहे हैं कि हम लोग क्या एक माइक्रो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन क्रिएट कर सकते हैं, बाद में उसको NBFC बैंक में कन्वर्ट कर लें। और तीसरा जो एरिया है वो कम्युनिटी के अंदर अपने रिफॉर्म्स का है, चाहे वो मदरसा रिफॉर्म्स को लेके हो या कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो हमारे रिलीजन का हिस्सा नहीं, फेथ का, लेकिन समाज में एज ए प्रैक्टिस आ गई है जिसकी वजह से कम्युनिटी के प्रोग्रेस में मुश्किल आ रही है या बाकी समाज उसको पसंद नहीं कर रहे हैं। तो एक मल्टी कल्चरल सोसाइटी में कैसे अपने को कंडक्ट करना है और कैसे कंट्रीब्यूट करना है ताकि हमारी न सिर्फ तरक्की हो सके बल्कि हमारे बारे में लोगों का इमेज भी बेहतर बन सके। एक बड़ी आबादी जो मदरसों की तरफ जाती है, उन लोगों के लिए आपके पास क्या एजेंडा है? मान लीजिए वो आलिम बन जाते हैं, मुफ्ती बन जाते हैं, लेकिन उनके पास इंग्लिश स्पीकिंग कैपेसिटी नहीं होती है, वोकैबुलरीज नहीं होती हैं। तो क्या उन लोगों के लिए भी कोई एजेंडा है कि वो अच्छी अरबी और अच्छी अंग्रेज़ी बोल करके दुनिया के अलग अलग मुल्कों में जा करके अपनी सलाहियत का लोहा मनवा सकें? इनफैक्ट वो बड़ा एजेंडा है। और 3 साल पहले या 4 साल हुए, 4 साल पहले मैं वेस्टर्न यूपी का दौरा कर रहा था और तमाम मदरसों में गया। बड़ी बिल्डिंग है, आलीशान, लेकिन बहुत ट्रेडिशनल तरीके से। तो जो उनका पोटेंशियल है, जो कैपेबिलिटीज़ हैं, उसका पूरा इस्तेमाल नहीं हो पा रहा है। अब क्या बदलते वक्त में होना चाहिए, कुछ लोग तो रिलीजियस टीचिंग के लिए ज़रूरत रहेगी, नमाज़ पढ़ाने के लिए और रिलीजन के जो भी काम हैं, लेकिन उनमें से काफ़ी लोग बच्चे खास करके मदरसे में मेमोराइजेशन पावर बहुत होता है। इसका मतलब वो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में अच्छे से क्लियर कर सकते हैं। तो अब मदरसों का रोल क्या होना चाहिए? एक कि 7-8 साल तक जब बच्चा मदरसे में पढ़ता है, क्या उसी पीरियड में उसको NIOS के साथ में एम्पैनल होके कोई सर्टिफिकेट मिल सकता है ताकि वो आगे चल के अपना मेन स्ट्रीम में हिस्सा लगा सके, चाहे जॉब्स हो चाहे आगे की पढ़ाई हो। दूसरा है मदरसों के अराउंड जो पॉपुलेशन रहती है उसकी मदरसा के लिए पॉजिटिविटी कैसे ओपिनियन अच्छी हो, उसके लिए कहीं ना कहीं मदरसा के बच्चों को हमको सोशल वर्क में लगाना पड़ेगा। चाहे मदरसा एज ए इंस्टीट्यूशन इन्वॉल्व हो या मदरसे के अंदर जो बच्चे इन्वॉल्व हों वो सफाई के कार्यक्रम करें, लोगों को पानी पिलाने कार्यक्रम करें। तीसरा है मदरसा का अपना ट्रांसफॉर्मेशन। इसका मतलब मदरसे के अंदर जब तक आज बदलते वक्त में इंग्लिश नहीं होगी, मैथमेटिक्स नहीं होगी और साइंटिफिक टेम्परामेंट प्रमोट करने के लिए साइंस की अंडरस्टैंडिंग नहीं होगी। इनफैक्ट अगर आपको इस्लाम को समझना है तो साइंस को समझना लाजमी है, क्योंकि अगर आप एटम की स्ट्रक्चर नहीं समझ सकते हैं, एटम कैसे फंक्शन करता है वो नहीं समझ सकते हैं, तो आप डिवाइनिटी के कुदरत का जो पावर है उसके बेसिक यूनिट को नहीं समझ सकते रहे हैं तो यूनिवर्स को कैसे समझेंगे। तो साइंस को समझना बहुत लाजमी है रिलीजन को, दीन को बेहतर तरीके से समझने के लिए। और आज जो सबसे बड़ी ज़रूरत है कि हमको
रिलीजन की एसेंस को समझ के प्रैक्टिस में लाना है, ना कि मुसलमानों के अपने सिंबल्स को डिमोस्ट्रेट करना है। डॉक्टर साहब ब्रीफ में बताएं कि मुसलमानों को लेकर के मैंने कई बार देखा है कि अगर मुस्लिम मोहल्ले गंदे होते हैं तो उनसे कहो साहब सफाई कर लीजिए, तो कहते हैं साहब हिंदू मोहल्ले भी गंदे होते हैं। तो सवाल यह है कि जिस कम्युनिटी की अंडरस्टैंडिंग इतनी लो हो कि वो अपने आप को खैर उम्मत होने का दावा करती हो और कहती हो कि हम भलाई देने के लिए दुनिया में आए हैं, और एक बुराई को इस तरह से डिफेंड करे, तो ये कैसे पॉसिबल होगा? आप क्या कर पाएंगे इसमें? मुझे लगता है कि कम्युनिटी में बदलाव आ रहा है और तेज़ी से बदलाव आ रहा है कई चीज़ों को लेके। पहले हम लोग जब भी कोई मीटिंग करते थे तो शिकायतों का दौर शुरू होता था। अब बातचीत होती है कि हम आज से आगे क्या कर सकते हैं, पीछे जो हुआ उस पर नहीं जाना है। सफाई की जो बात कर रहे हैं आप, इस टाइम पे मुस्लिम मोहल्लों में ये बहुत ज़्यादा कम्युनिटी में एक अवेयरनेस आ गई है कि हमको सैनिटेशन ड्राइव में, स्वच्छता अभियान में हिस्सेदारी लेनी है और अपने मोहल्ले साफ़ रखने, घर साफ़ रखना है। कुछ रोल उसमें इम्पार ने प्ले किया है। पूरे मुल्क भर में जहाँ जहाँ भी अपनी यूनिट्स के थ्रू सैनिटेशन ड्राइव के वीक्स चलाए हैं और आगे भी चलाते रहेंगे। लेकिन बदलाव कम्युनिटी की थिंकिंग में आ रहा है। नेगेटिविटी से और रिग्रेशन से कहीं ना कहीं पॉजिटिविटी, ऑप्टिमिज्म और फॉरवर्ड लुकिंग एजेंडा की तरफ कम्युनिटी जा रही है। इम्पार उस फीलिंग को सस्टेन करना चाहता है, उसको एक्सेलरेट करना चाह रहा है, एक्सपेंड करना चाहता है और उसको एमुलेट करके, यानी उसका रोल मॉडल बना के लोगों को पेश करना चाहता है कि देखिए इस बदलाव से ये फ़ायदा है। उस सिलसिले में हम लोग रिसर्च रिपोर्ट्स भी तमाम सारे इश्यूज़ पे ला रहे हैं ताकि फैक्ट बेस्ड जो है वो अंडरस्टैंडिंग क्रिएट की जा सके। डॉक्टर साहब मेरा लास्ट क्वेश्चन आपसे ये है कि इम्पार का जो नेशनल काउंसिल है या जो डिस्ट्रिक्ट काउंसिल या ब्लॉक काउंसिल है, उसका रोल तो समझ में आ रहा है, लेकिन ग्लोबल काउंसिल का क्या रोल है अभी तक समझ में नहीं आ रहा है। देखिए, हम ये चाह रहे थे कि जो इंडियन ओरिजिन के मुस्लिम्स हैं दुनिया भर में, एक उनके लिए भी प्लेटफॉर्म हो कि इंडिया में जो लेटेस्ट डेवलपमेंट्स होते हैं उनको पता होता रहे और उनके अपने जो एक्सपीरियंस हैं, एक्सपोजर है, उससे थोड़ा हमको फ़ायदा होता रहे। तो इस नज़रिए से वैसे बहुत ज़्यादा ऐसा रोल नहीं कि वो यहाँ के कोई बहुत बड़े कोई प्रोजेक्ट्स चलाएंगे आके, लेकिन कई बार इंटरेक्शन से कोई नए आइडियाज़ निकल के आ जाते हैं। जैसे यूके में कुछ मुस्लिम कम्युनिटी के ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो अच्छा काम करें, जो डिफरेंट करें, जिसकी हमको समझ पहले नहीं थी। तो कई बार ऐसी मीटिंग से वो चीज़ हमको आ जाती है, या उनमें से कई लोग इंडिया आके अपने कोई ना कोई प्रोजेक्ट चलाना चाहते हैं तो इम्पार उनको हेल्प कर सकता है उसको चलाने में। और हम लोग यहाँ के जो डेवलपमेंट्स है वो उससे एक रेगुलर बेसिस पे मालूम होता रहता है, तो दे आर हैप्पी। तो बेसिकली एक इंटरेक्शन प्लेटफॉर्म है। शुक्रिया सर हमसे बात करने के लिए। थैंक यू। तो ये थे डॉक्टर एम.जे. खान साहब, जिन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा कि चले चलिए कि चलना ही दलील कामरानी है, जो थक कर बैठ जाते हैं वो मंजिल पा नहीं सकते, हिम्मत मर्दा मदद खुदा। तो इनका कहना है कि आप हम पर आरोप लगाएं, हमें उस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, हम काम करके दिखाएंगे और ये साबित करेंगे कि हम कम्युनिटी के लिए फ्रूटफुल हैं या किसी पर्टिकुलर व्यक्ति के लिए, जमात के लिए, सोसाइटी के लिए। आप देखते रहिए वतन समाचार। बहुत बहुत शुक्रिया।